बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कल आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारा लगवाया था कि जीत है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे की। शाम को मोदी जी आए जब पार्टी कार्यालय दिल्ली में, उन्होंने भी नारा लगवाया, एक है तो सेफ है, और पूरी महाराष्ट्र की जनता बोली है। अब यूपी उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी 7-2 के अंतर से स्कोर से जीत गई। यानी उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के काम पर और उनके प्रचार पर मतदाताओं ने पक्की मोहर लगा दी। मुस्लिम बहुल कुंदर की सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसे बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीन लिया। इस सीट के परिणामों को सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। कटहरी वहां भारतीय जनता पार्टी 33 साल के बाद जीती है। वैसे इस रिजल्ट से 2027 के उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बूस्टर डोज आप कहिए जरूर मिली है, एक संजीवनी मिली है, और नारा भी मिल गया है। नारा यही है, बटोगे तो कटोगे। मैं आपको कल योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था वो सुनाता हूं, और अखिलेश यादव ने आज इन उपचुनाव के फाइनल स्कोर पर जो अपनी टिप्पणी दी है। क्योंकि रामगोपाल यादव ने कल साफ साफ ये कहा था, जब तक वोट नहीं गिने गए थे, कि इलेक्शन चुरा लिया गया है, इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। और अखिलेश यादव दावा कर रहे थे कि हम सारी सीटें जीतेंगे। मतलब उनको इलेक्शन में कुछ गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही थी। आज उनको क्या कहना है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, यह उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को, इस 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित है। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। सुबह ही सुबह जब वो निकले हैं वोट डालने, तो उन्हें जानकारी मिल गई कि उनके बूथ के एजेंटों को निकाल दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मिलकर के जो व्यवहार किया, और उनकी नियत और मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे। इसलिए जानबूझ करके प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने, वो भी निर्देश पर, सभी बूथ एजेंटों को लगभग निकाल दिया गया। और बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। अगर मान लीजिए रोक दिया गया है वोटर को, तो वोट किसने डाले? अगर उन बूथों पर समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं पहुंचा है, हमारे प्रत्याशी के समर्थक नहीं पहुंचे, आखिरकार वोट किसने डाला है? आरोप गंभीर लगा रहे हैं अखिलेश यादव। कह रहे हैं जब हमारा वोट पड़ा ही नहीं तो वोट डल कैसे गया। अब इसकी वजह क्या है वो आप जरा समझ लीजिए। जैसे 2 सीटें जो वो जीते, एक करहल जो उनके खुद के इस्तीफे से खाली हुई थी, वहां पर 67,000 के मार्जिन से वो खुद जीते थे। जब तेज प्रताप कल वहां पर लड़े समाजवादी पार्टी से, तो 67,000 से मार्जिन हो गया 14,000 कुछ, इतना नीचे आ गया। सीसा मऊ की सीट जीते हैं कानपुर की, ये भी मुस्लिम बहुल सीट है, 8,500 के मार्जिन से। बीजेपी के मार्जिन सुनिएगा आप जरा। मीरापुर मुस्लिम बहुल सीट 30,000 के मार्जिन से। मंझुआ की सीट मिर्जापुर की 49,200 के मार्जिन से। गाजियाबाद की सीट 70,000 के मार्जिन से। कटहरी अंबेडकर नगर की सीट जो है और अयोध्या से लगी हुई सीट है, ये 34,000 के मार्जिन से। फूलपुर प्रयागराज 11,000 के मार्जिन से। खैर 38,000 के मार्जिन से। और कुंदर की, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम समाजवादी पार्टी को है, मुरादाबाद की कुंदर की सीट 1,40,000 के मार्जिन से, 1,44,000 वोट के मार्जिन से 60% मुस्लिम आबादी वाली सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 3 दशक से ज्यादा के बाद तो वहां कोई हिंदू विधायक बना है। मतलब ये इतना डोमिनेंस है वहां पर मुस्लिम वोट का, डेमोग्राफी ऐसी है। बीजेपी का जीतना वहां पर लगभग असंभव सी बात थी। लेकिन केवल जीत नहीं हुई, जीत हुई है 1 लाख, लगभग 1.5 लाख के अंतर से। और इस बात को समाजवादी पार्टी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए वो आरोप लगा रहे हैं
कि वोटर हमारा निकला ही नहीं, आपने उसको वोट डालने के लिए बूथ तक जाने ही नहीं दिया, जगह जगह पुलिस लगा दी थी आपने। अभी जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे रजत की, पिस्तौल ली हुई हाथ में पुलिस अधिकारी है और सामने महिलाएं हैं, वो मीरापुर का था। उसी तरीके का इल्जाम सब जगह लगाया गया था कि पुलिस ने खास तौर पर मुस्लिम इलाकों में लोगों को वोट डालने के लिए नहीं जाने दिया, तो फिर वोट किसी और ने डाला, तो वो इसमें इलेक्शन फ्रॉड का इल्जाम लगा रहे हैं। त्रिपाठी जी देखिए, कुंदरकी आश्चर्यजनक है, लेकिन योगी जी ने तो कहा कि भाई लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठ के गोत्र पे वोट कर दिया। अब ये कम लोगों को पता है, गोत्र जब आप कहेंगे ना, तो भारत में मूल रूप से जब वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था को तो खूब गाली दी जाती है, मनुवादी है, फलाना ढमाका, लेकिन आप जानते हैं कि जो जातियां हैं उसका कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि हर जाति का गोत्र होता है। गोत्र मतलब किसी न किसी ऋषि परंपरा से जोड़कर उससे किया जाता है। अभी जो राजपूत मुसलमान थे, इन्होंने अपना गोत्र देख लिया। अब गोत्र देखा तो रामवीर सिंह का गोत्र निकल आया। तो अब ठीक है, इस पर चर्चा होगी, लेकिन क्या इसके आधार पर यह कह देना कि कोई और वोट डाल रहा था, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ पर नहीं थे, तो क्या दूसरी जगह से भी उसको वीडियो नहीं बना पाते, कोई एक प्रमाण नहीं आ पाता? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जानबूझ के जब हारने लगे तो इन्होंने अपने लोगों को उद्वेलित करके वहां पहुंचा दिया, उकसा दिया कि जाओ पत्थरबाजी करो, जाओ 4 लोग मिलकर पुलिस से लड़ने लगो, जाओ इस तरह का माहौल बना दो कि चुनाव का जो एक कहना कि वो खारिज हो रहा है, रद्द हो जाए, जो रीपोलिंग होती है वो स्थिति बने, वो भी कहीं नहीं बनी। इन्होंने कहा कि हम फिर से चाहते हैं चुनाव आयोग को ये बूथ वाइज, चूंकि आप जब कहते हैं कहीं भी चुनाव फिर से हो तो एक परसेंटेज होता है कि इतने से ज्यादा पर अगर गड़बड़ी की शिकायत हो तो होता है, नहीं तो उसके बाद जिस बूथ में कहा जाता है वहां होता है। किसी एक बूथ का ऐसा प्रमाण नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है कि आश्चर्यजनक है, थोड़ा उनको शौक लगा है। और किसी भी विपक्षी दल को या किसी राजनीतिक दल को जब इस तरह का झटका लगता है तो कुछ न कुछ तो बहाना खोज। हालांकि उनका ये भी कहना है कि भाई जो चुनाव तुम लड़ रहे हो बटोगे कटोगे के नारे पर, उसमें उसके बाद तुमको मुस्लिम वोट मिलेगा नहीं, जो कभी नहीं मिला वो मिल जाएगा। यही तो कमाल है ना भाई, करहल में जीत हार का अंतर इतना कम हो गया, ये आश्चर्यजनक है। फूलपुर में 5000 से कम से जीते थे, 11000 से जीत गए। तो अब इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं ना, कई बार ये भी तो होता है ना, जनता को लगता है कि अरे भाई इनको हम क्या करें, ये तो कुछ करने की स्थिति में है नहीं, ये सरकार पे ना फर्क पड़ने वाला है, तो वोटर किसका घर बैठता है? उपचुनाव में एक तो कहा जाता है कि सत्ताधारी पार्टी का जोर होता है, एक वो बात होती है। दूसरा क्या होता है, जनता, कौन सी जनता दुखी होगी? भाई जो विपक्ष में है उसके लोग बैठ गए घर। अब कुंदरकी हम सबको नहीं समझ में आ रहा है, उसके नाना प्रकार के अलग अलग हम लोग तर्क खोज रहे हैं, लेकिन इसके आधार पर यह कह देना कि सब गड़बड़ हो गया, दूसरा कोई वोट दे दिया, ये वही कोशिश है जो पहले कहते थे कि मुसलमान और यादव मतदाता हटा दिए। कल के चुनाव नतीजों में केवल बीजेपी पास नहीं हुई, ये बटोगे कटोगे एक रहोगे कि तो सेफ रहोगे, ये नारा भी पास हो गया। समीर जी बिल्कुल पास हो गया, और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है सौरभ जी। आप देखिए महाराष्ट्र की कई ऐसी सीटें जो मुस्लिम काफी प्रभावशाली वोटर्स है, वहां भारतीय जनता पार्टी का वोटर बढ़ा, और कहा जा रहा है कि यहाँ मुस्लिम वोटर्स ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कराए। राजस्थान में आप देखेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती है, वहां मुस्लिम कम्युनिटी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट करा है। राजस्थान में भी हुआ है सर, राजस्थान में भी ये हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में, तो मुझे लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम वोटर्स का एक ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ते हुए दिखा है। और अभी जो उत्तर प्रदेश का जो परिणाम आया है, तो अखिलेश यादव जो 2027 में सरकार बनाने की सोच रहे हैं कि शायद 403 सीटें ना हर्षवर्धन जी, तो मुझे लग रहा है कि जो 111 सीटें 112 सीटें 2022 में आए थे अखिलेश यादव के, उनको लग रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव परिणाम आया 2024 का, और 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो कल का जो परिणाम महाराष्ट्र में आया है और जो विधानसभा उपचुनाव 9 सीटों का परिणाम आया है, अखिलेश यादव 2017 का जो परिणाम था 47 सीटें, अगर वो भी बचा ले, मुझे लग रहा है तो उनको उसकी चिंता करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि 2027 में जो सरकार बनाने की ख्वाब देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 2017 में जो 47 सीटें अखिलेश यादव को मिली थी, उतनी सीटों पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंच जाए। यह चुनाव परिणाम यह बता रहा है कि अब अखिलेश यादव, कल योगी आदित्यनाथ ने बोला कि कुछ लोगों को अपना गोत्र याद आ गया होगा, जाति से बढ़कर वोट किया होगा। तो अगर योगी आदित्यनाथ जो इशारा किया है और अगर यह ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, तो अखिलेश यादव को 50 सीटें जीतना भी 2027 में मुश्किल होगा। और यह बौखलाहट अखिलेश यादव की बता रही है। कुंदरकी में जमानत जब्त हो जाना समाजवादी पार्टी की, जीतना तो दूर 25,000 वोट मिलना समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को, यह कल्पना से परे कि वह उम्मीदवार हारेगा, और हारेगा तो जमानत जब्त हो जाएगी, उसको सिर्फ 25,000 वोट मिलेंगे। यह बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में हवा
किस दिशा में बह रही है। योगी आदित्यनाथ ने भले ही कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया होगा, लेकिन जो उनका प्रशासन है वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास दिखा रहा है, और ये वोटिंग बटन नहीं बता रहा है। ये नारा भी लगेगा ना चुनाव में आगे? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जब काम होगा तो सबके लिए काम हो रहा है, हाईवे बन रहे तो सबके लिए बन रहे हैं। एक अपडेट दे देता हूं, एक इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि आपने कहा कि ये नारा केवल यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर चला, खासतौर पर महाराष्ट्र में चला। आपको याद है कि वो सज्जाद नोमानी जिन्होंने लिस्ट निकाली थी, ये 269 सीटों पर हम लिस्ट जारी कर रहे हैं, यहां पर महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को मुसलमान वोट दे, खासतौर पर स्वरा भास्कर अपने पति फवाद अहमद के साथ जाकर के उनसे मिली थी, वो भी हार गए, आपको बता दो, अपनी सीट से। और वहां पर भी उन्होंने इल्जाम लगाया कि ईवीएम खराब वाले ईवीएम जो है वो लगाई गई, 99% बैटरी वाली। स्वरा भास्कर ने भी लिखा है ये। लेकिन वो सज्जाद नोमानी साहब वो आज माफी मांग रहे हैं। उन्होंने एक चिट्ठी जारी करके कहा है कि मैंने जो बयान दिया था कि जो मुसलमान बीजेपी का साथ दे उसका सोशल बॉयकॉट करो, उसका हुक्का पानी बंद करो, मैं उस बयान के लिए माफी मांगता हूं। अब ये समझ उनको क्यों आई, नतीजे देखने के बाद ही कि उन्होंने जो कहा था वो गलत था, ये अलग बात है। लेकिन ये नारा और ये नारा कितनी गहराई तक पहुंचा, रजत? जब बटोगे तो कटोगे। मुझे लगता है बटोगे कटोगे पहले जो ये नोमानी जी का जो इनका पार्टीशन से लगभग आसपास जैसी बातें इन्होंने जो करी थी उस टाइम पे, वो इतना नीचे तक पहुंचा, अच्छा, जिसकी कल्पना हम लोग एनालिस्ट वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। और कुछ बातें जो फडणवीस जी ने विक्ट्री स्पीच में बोली कि कीर्तन करने वाले साधु संत, इन सब लोगों को भी उन्होंने धन्यवाद दिया, वो अंडरलाइन चीज है, क्योंकि वहां तक बातें उनके माध्यम से जिस स्तर तक नीचे तक पहुंची होंगी वो गौरतलब है। एनालिसिस में क्या होता है, बड़ी स्थूल बातें ही हम लोगों को एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन घर घर तक दस्तक देने वाला व्यक्ति या कार्यकर्ता या स्वयंसेवक क्या बात कर रहा है वोटर से, किन विषयों को लेके जाके बात कर रहा है, उन सब का अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो इसी चीज का है कि आप लोग जब ये जात पात में कुनबी, मराठा, ओबीसी, इन सब बातों को करते रहेंगे तो यही होगा जो नोमानी चाहते हैं, और आप लोगों का ही इसमें नुकसान होने वाला है। और तमाम उसके एग्जाम्पल हैं। वक्फ के अगर आप देखें तो भुक्तभोगी महाराष्ट्र में नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो वक्फ को भी तार तार करके एक एक एग्जाम्पल लेके घर घर तक दस्तक देने का जो काम हुआ है, जो 60,000 बैठक हुई वहां पर, संघ की समन्वय मीटिंग्स हुई और छोटी छोटी मीटिंग्स की एक भूमिका रही, वो सब तो हर्षवर्धन जी वगैरह सब जानते ही हैं, डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन इन सबका योगदान होता है। नहीं, हिंदू एक हो गया, समझ में आता है। आपका कैंपेन भी वैसा था, फिर आपने कहा बाकी काम नोमानी साहब जैसे लोगों ने खुद कर दिया, निश्चित रूप से। लेकिन मुसलमान बीजेपी को वोट देगा, अब 1.5 लाख के मार्जिन से जीत रही है मुस्लिम। वो उसके बारे में एनालिसिस अलग होगा, बट मुसलमान वोट देगा मैं नहीं मानता। नहीं मानते आप? नहीं, कहीं पर भी कैसे हुआ? देखिए वो अब देखिए अलायंस को छोड़ दिया, अब नवाब मलिक की बिटिया जो है सना मलिक, उनको वोट दे दिया। वो किस कारण दिया, वो भाजपा उसका कारण नहीं है, उसका कारण अजीत पवार और उनकी राजनीति हो सकती है, लेकिन वो बीजेपी का सिंबल लेके कोई आ रहा हो तो ऐसा नहीं होने वाला। नहीं, कल भी हम लोगों ने इस पर बात की थी और मैंने कहा था कि अखबारों में एक कॉलम छपा, मान तो ये भी नहीं रहे थे, आश्चर्यजनक किंतु सत्य, जिस पर भरोसा नहीं होता, चमत्कार लगता, कुंदरकी चमत्कार है। फिर एक कहते हैं कि कोई भी नियम हो, कोई भी सिद्धांत हो, उसका एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है। कुंदरकी सारे नियमों का राजनीति का एक अपवाद है। रामवीर सिंह जिस तरह से, और हम लोगों ने इसकी तो चर्चा भी की थी, जालीदार टोपी पहन के घूम रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारा आपका गोत्र एक है। अब अगर इतना वो काम कर गया तो इसको यूं भी देखना चाहिए कि वो सिर्फ उस प्रत्याशी और योगी आदित्यनाथ का उस सीट पर गोत्र चला है, बाकी जगह तो नहीं चला है, बाकी जगह तो कहीं भी देश भर में नहीं चला। लेकिन सबका साथ सबका विकास से बटोगे तो कटोगे, ये सफर पूरा हो चुका है। नहीं, मुझे लगता है कि यही ठीक है। जब आप सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, मतलब आपको कुछ लग रहा है कि नहीं हम थोड़ा सा कुछ लगता है कि हम नहीं कर पा रहे, कुछ इस तरह का भाव है। बटोगे तो कटोगे, ये भी तो यूनिटी का संदेश है भाई। अगर आप बटेंगे, हर कोई कहता है भाई बटना मत, हम तो वो बोध कथा सुनते थे ना कि भाई छोटी छोटी 5 लकड़ियां हैं, 5 टूट गई, एक साथ रह गई, बटी नहीं तो टूटी नहीं। तो ये सब तो हमारे भी तो कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो उसमें कोई नहीं समस्या लेता है कि नहीं आपने किस धर्म को देख के लिखा है ये डायलॉग। और इसके आगे की अगर बात है कि भाई जो भी जहां एक साथ खड़ा होगा, अगर महाविकास अघाड़ी के लोग, जो महाविकास पिछाड़ी हो गई है क्योंकि सारा प्रोजेक्ट रोकना सब वो कर रहे थे, तो जनता ने उनके पिछाड़ी कर दिया, वो लोग एक किस तरह से बोल रहे थे, वही एक साथ नहीं खड़े रहे तो सेफ नहीं रहे, बट गए तो कट गए।
आप उनके देखिए 10 दूना 20 गिनती जैसा हो गया, पहाड़ा हो गया, 10 शरद पवार, 20 उद्धव ठाकरे, ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में 7-2 का स्कोर यह आपने सोचा था बीजेपी के पक्ष में? 7-2 तो नहीं, लेकिन हाँ 6-3 तक तो सोचा था। 6-3 का तो अनुमान था कि सीसामऊ में मुझे लगा कि शायद कुछ ना कुछ ऐसा समीकरण बन सकते हैं कि शायद सीसामऊ भी निकाल ले। होते होते ही रह गया। हाँ, एग्जैक्टली होते होते रहा। और देखिए क्लियरली जो लोकसभा का चुनाव था, अब आप बाकी जितने भी वो देख रहे हैं इलेक्शन के एनालिसिस, वही एक अपवाद लग रहा है। उस समय अपवाद आने का एक खास कारण मुझे अब जो रेट्रोस्पेक्ट में लग रहा है कि हिंदू जातों में बट गया, कास्ट सेंसस और ये सब जो बातें की गई उससे एक डिस्ट्रैक्शन मिल गया, और कोई एक ऐसा यूनिफाइड शायद मैसेज नहीं रहा जिसको सबको बांध सकता था। एक जो डिसाइसिव स्ट्रैटेजी शिफ्ट लिया बीजेपी ने, उसका एक खासा प्रभाव पड़ा है चुनाव पे, और हिंदू माइंडसेट पे भी पड़ा है। जो डिस्चार्ज हो गई थी बैटरी, एक जो पैशनेट कार्यकर्ता है उसकी बैटरी चार्ज थी, इस टाइम फुल चार्ज थी। परिणाम आने के बाद जो अयोध्या के सांसद है अवधेश प्रसाद, वो खैर मना रहे होंगे कि कम से कम मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं हुआ। बिल्कुल। तो अभी मेरा बेटा बच गया कुछ दिन के लिए। वो थोड़ा अंग्रेजी बोलना बंद कर देंगे, वापस हिंदी बोलना शुरू कर देंगे। लोकसभा के बाद तो एकदम अंग्रेजी बोलने लगे थे, बहुत ज्यादा उनको लग रहा था। और अखिलेश यादव जिस तरीके से उनको लेके साथ में घूम रहे थे कि बिल्कुल लोकसभा में साथ में बिठाना हर जगह, मुझे लग रहा है कल ऐसा चित्र देखने को नहीं मिलेगा। कल देखना पड़ेगा अखिलेश यादव कैसा रिएक्ट करते हैं। तो कल सेशन शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का, अब वहाँ क्या रिएक्शन होता है अखिलेश यादव का। कांग्रेस का इतनी बुरी हार हुई है, हालांकि झारखंड के अंदर वहाँ गठबंधन जीत गया, इंडिया गठबंधन, लेकिन अब कल का सत्र बड़ा हंगामेदार नजर आ रहा है इस बात के बाद। अरे चले एक चर्चा इस पर भी हम लोग कर ही लें। कांग्रेस पार्टी ने जो रिएक्शन दिया है महाराष्ट्र हारने के बाद, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये पहले इन्होंने हमको जम्मू कश्मीर जो है इसलिए जिताया ताकि ये हरियाणा जीत सकें खुद गड़बड़ करके, और इस बार हमको झारखंड जितवा दिया है ताकि महाराष्ट्र में गड़बड़ कर सकें। नहीं, कई बार ऐसा होता है, असर पड़ता है आदमी की मन स्थिति पर, तो थोड़ा कुछ ऊटपटांग बोलने लगता है। कांग्रेस की स्थिति मन स्थिति पर असर पड़े व्यक्ति की तरह है। मतलब क्या इस पार्टी का कहां से कहां तक का सफर, कहां तक की यात्रा हो गई है कि औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि यहां जिता दिया, यहां हरा दिया, तो भैया तुम्हारे वर्कर सब घर चले गए हैं क्या? कोई कैडर नहीं रह गया, कोई कार्यकर्ता नहीं रह गया जो कांग्रेस के लिए एक भी कोई आकर बताकर खड़ा हो जाता और कहता कि देखिए हम तो कांग्रेस की व्यक्ति हैं, इस जगह चुनाव में ये गड़बड़ हो रही थी। जहां ईवीएम बन रही वहां से लेकर जहां तक जाती है, बीएलओ, रिटर्निंग ऑफिसर, एआरओ, जितने ऑब्जर्वर, जितने सब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हो गए। राहुल गांधी की भाषा में कहते हो सब संघी हो गए। और अगर सब संघी हो गए हैं तो फिर तो गड़बड़ करने की क्या जरूरत है? सारे ही संघी हो गए। और अगर कोई संघी नहीं हुआ तो कहीं तो बताता। और जरा सा भी इनको अपने सहयोगी की मेहनत, उसकी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं है। झारखंड के कई और कारण हैं, कल के बाद से एनालिसिस करने के बाद समझ में आ रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन किस कठिन लड़ाई को कैसे जीत कर आया, कम से कम उसका तो सम्मान करिए। अपने सहयोगी का सम्मान नहीं कर रहे, ये सम्मान नहीं कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला का, फारूक अब्दुल्ला का। मतलब कहीं तो कांग्रेस क्या है, सिर्फ गांधी परिवार जीतेगा तो देश में लोकतंत्र है, गांधी परिवार हारेगा तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया। ये जो फांसीवादी मानसिकता है ये खतरनाक है। ये किसी भी लोकतांत्रिक दल के लिए। उन्होंने कहा कि जेएनके में और अब इस बार झारखंड के अंदर इन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड छोड़ दिया हमारे लिए। महाराष्ट्र और हरियाणा में नहीं था ऐसा। मतलब टॉफी खिला दी, चॉकलेट खुद खा गए। मतलब क्या बचकाने तर्क करते हैं इतने बड़े बड़े नेता, और छोटे मोटे नेता नहीं। पवन खेड़ा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस चीज पे कि देखिए हमको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया झारखंड में और यहाँ पे हमसे ले लिया। अब इस मानसिकता को आप बदल सकते नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ अगर डेमोक्रेसी की होती है वो उसका इलेक्शन प्रक्रिया होती है। अगर आप इलेक्शन प्रक्रिया पे ही डाउट करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस पे तो आप ही अटैक कर रहे हैं। जो ब्लेम आप बीजेपी पे लगाते हैं कि ये भारत के इंस्टीट्यूशंस के लिए खतरा है, सबसे बड़ा खतरा अगर इंस्टीट्यूशंस के लिए हो सकता है कि वो आप उसकी बुनियादी चीज जो कि चुनाव की प्रक्रिया है उस पे जाके आप एसिड डालें। और ये एसिड डालने का ही काम किया है और लगातार कर रहे हैं। आप चुनाव जीत नहीं सकते। मैं इसीलिए बोलता हूं, देखिए रिजल्ट्स की अपेक्षा तब होनी चाहिए जब आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी हो। यहां एग्जाम की तैयारी कोई भी, मैं 3 महीने था मैं महाराष्ट्र के अंदर, आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कि ये बोल दे एमबीए ने कैंपेन भी किया, गारंटी कार्ड छापते थे, घर घर जाके दस्तक देके, कुछ नहीं होता तो गारंटी कार्ड देते थे कि देखिए 6 प्रॉमिस है हमारी। यहां तक छपे भी नहीं, बटना तो छोड़ दीजिए, छपाए भी नहीं उन्होंने इस बार।
जब आप काम नहीं करोगे, प्रिपरेशन नहीं करोगे, एग्जाम में चाहिए ए नंबर, तो कैसे आएंगे? एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कल प्रधानमंत्री ने जो एक ऐसी बात कही, आज सब जगह चर्चाओं में है, उसकी हम लोग बात करेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की खातिर एक ऐसा काम किया संविधान में जिसकी जगह ही नहीं थी, वो था वक्फ का कानून। उन्होंने कहा यह गैर संवैधानिक है। वक्फ का जो कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाया, देश के ऊपर वक्फ बोर्ड थोप दिया। अब इससे चर्चा चल निकली है कि अभी तो वो वक्फ के लिए अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, क्या आने वाले वक्त में वक्फ जैसी कोई चीज भारत में रहेगी भी नहीं?